तो बच्चों स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं अपने उन्हीं न्यूमेरिकल्स की सीरीज को जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने ये सीरीज में कवर किए थे। वहाँ हम लोगों ने देखे थे किस तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हमने कवर किया था और देखा था कि जो पैटर्न चल रहा था हमारा एमपी बोर्ड का, उस एमपी बोर्ड के पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे थे, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, कैसे पूछे गए हैं और उन्हीं बेसिस पर थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हुए हम इस बार क्वेश्चंस को लेके आए हैं सीरीज में। और यहाँ पर हम देखेंगे उन्हीं लेवल में, उन्हीं सीक्वेंस और उसी पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा लेवल हल्का-सा यहाँ पे इंक्रीज़ रहेगा। तो बात करते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज रहेंगे फिज़िक्स से, तीनों चैप्टर्स के थोड़ा मिक्स करके हम चल रहे हैं इस बार। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे आंसर्स मैच होते हैं या नहीं। तो आंसर्स मैच करने के लिए क्या करना है कि हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएँगे और लास्ट में एक स्टेप हम छोड़ेंगे और फिर आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे और उसी 20 सेकंड में आपको अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन दिया गया है कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना रहा है जो कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब सबसे पहला पॉइंट ये हमें क्या दे दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, हमें क्या दिया है कि सर हमें दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है? आगे बोला है द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट हमें दे दिया गया है कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, वो मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कि सर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 30 सेंटीमीटर, हमें इमेज का डिस्टेंस दे दिया 60 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। मतलब हमें मिरर की फोकल लेंथ के बारे में पूछा गया है और मिरर में जो मैग्निफिकेशन बन रहा है, मतलब जो इमेज मैग्नीफाई हुई है, जो मैग्निफिकेशन हुआ है, उसके बारे में बताना है कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व करने बैठेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट क्या निकल के आता है कि पहला पॉइंट निकल के आता है हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो रिलेशन हम लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनसे मिलकर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले का क्या नाम होता है वो पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें साइन कन्वेंशन आना चाहिए। क्योंकि साइन कन्वेंशन जो टॉपिक है, ये बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। और कभी-कभी तो जैसी वैल्यू दी जाती है एग्ज़ैक्टली हम वैसी ही वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में और हमारा आंसर ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों? और उसका और उसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न उसका देगा कि हमने साइन कन्वेंशन को फ़ॉलो नहीं किया। भई वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आई और इसका आंसर करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि वो 5 सेंटीमीटर माइनस में आ रही हो। हो सकता है इमेज की डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर निकली और ये आंसर भी करेक्ट है लेकिन वो माइनस में निकल रहा हो। तो ये माइनस और प्लस का जो खेल है उसी को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन और इसी को हमें बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से लेकर चलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो इमेज है, क्या दिया गया है? जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर में जो वो इमेज उस ऑब्जेक्ट की कहाँ बन रही है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वो ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या मानते हैं कि सर हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं किससे? सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से लिख देते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि यू क्या लिखेंगे? सर हमें दिया गया है यू जस्ट अ मिनट ओके यू इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर में दिया गया है किसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर दिया गया है हमारा इमेज का डिस्टेंस लेकिन है क्या कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रहेगा जो इमेज है वो भी मिरर के सामने रहेगी और हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में पोल से जब भी लेफ्ट हैंड साइड की हम आगे बढ़ेंगे मतलब पोल से हम लेफ्ट हैंड साइड को आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव और जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव। अब हम बात करें कि हमें क्या निकालना था फोकल लेंथ निकालनी थी तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है कि सर फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल्स टू
1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, क्या निकला कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा कि सर 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन माइनस 60, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहीं से हमारी फोकल लेंथ निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ निकालकर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आशा करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया था मैग्निफिकेशन का। क्या दिया गया था? इसे सेकंड पॉइंट हमें मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया था। तो अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन कितना है? इसे हम देख पा रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। अगर हमें डिस्टेंस दे दी जाए, अगर हमें डिस्टेंस दे दी जाए तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू का इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला होता है? तो बिल्कुल मैग्निफिकेशन का इसके अलावा एक फॉर्मूला बनता है जब हमारे पास हाइट दे दी गई हो। तो अगर हमें हाइट दे दी जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो होता है बेटा एच आई अपॉन एच जीरो, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक तरह का रेशियो भी हम कह सकते हैं, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो एक तरह का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हमें हाइट न दे दी जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि हाइट नहीं दी है फिर भी मैग्निफिकेशन पूछ लिया है, तो हाइट नहीं दी है फिर भी मैग्निफिकेशन पूछने के पीछे जो रीजन है वो क्या निकला कि सर यहाँ पर हम इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हम उनका इस्तेमाल करके भी अपने जो मैग्निफिकेशन है उसको हम निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सर बनता है माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है वो हम ऊपर रखेंगे, दैट इज माइनस 60, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम रखेंगे नीचे, दैट इज माइनस 30। अब क्या करेंगे कि सर एक माइनस था हमारे फॉर्मूले का तो माइनस लग गया। अब हम जानते हैं 30 और 60 का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा? सर वो बनेगा 2। कितना बनेगा? 2। तो जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ जाएगा? कि सर मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। अब बात ये आती है कि 2 तो हमें ये दिखा रहा है कि मैग्नीफाई तो हुई है इमेज, लेकिन माइनस का मतलब क्या है? याद रखना, माइनस का मतलब है कि माइनस हमें ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है। तो हमारी इमेज यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है हमारी इमेज? यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। एक ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया। तो अब अगर वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है और लेंस कौन सा है? जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ठीक है कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स लेंस में हम जानते हैं टोटल 6 इमेज बनती है, और जो भी 6 इमेज बनेगी वो सारी 6 इमेज कैसी होंगी? तो सारी 6 इमेजेस में से 5 इमेज होती हैं रियल और इन्वर्टेड, उसके बाद एक होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, इतना हमें पता हुआ है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को जब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, और जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या थी? तो उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ थी कितनी? जैसे फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो इमेज बन रही है वो इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द मैग्नीफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ और अब मैग्नीफिकेशन बताओ। तो भाई हमारे पास क्या है कि सर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? सर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? सर कॉन्वेक्स लेंस में हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो इमेज कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 इमेज बन रही थी, और सारी 6 इमेजेस में अपनी 5 रियल इन्वर्टेड थी और एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे हम जानते हैं? फोकल लेंथ तो भाई इसकी पॉजिटिव ही आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने ऑप्टिकल सेंटर से आए, कहाँ पे? किसी ऑप्टिकल सेंटर से आए और उसके बाद हम पीछे चले गए। तो फोकल लेंथ ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव, हमारा जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो नेगेटिव। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, किसका? किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? इट्स अ लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला में बताता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये हमारा लेंस फार्मूला है, और इसी की हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
1/f कितना है कि सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/v, v कितना है कि सर माइनस का 30 और माइनस 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व कर कर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर आपको पता हो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें पता है आप इस इक्वेशन को बहुत ईज़िली बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आपके लिए सॉल्व करने के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ और आपके आंसर्स का मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगा, तो आप कमेंट डालना ना भूलना। अब पूछा गया था मैग्नीफिकेशन बता। तो भाई मैग्नीफिकेशन को बताने के लिए या तो हमारे पास HI/HO हो। अब अगर हाइट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं -V/U करते हैं। अब -V/U में हमें V तो दिया गया है लेकिन हमें U नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, U को तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे ना, तो U को इस इक्वेशन से निकालने के बाद हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जो भी हमारी U की वैल्यू आएगी वो हम मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूला -V/U में पुट कर देंगे। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस माइनस का 30 अपॉन जो U की वैल्यू आएगी उनमें पुट करने के बाद मैग्नीफिकेशन का वैल्यू दे देंगे, बहुत ईज़िली। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में हम आपका वेट करेंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो किसी कॉनकेव मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ये हमारा कॉनकेव, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इससे मान लो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो माइनस का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है। आगे बोला है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -2। जो मैग्निफिकेशन बना वो -2 बना। अब मैग्निफिकेशन जो -2 बना है, ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कोई बात नहीं, बहुत आराम से निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन हमें कितना दिया है? -2 दिया है और दिया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, मैग्निफिकेशन दिया और हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u। क्या होता है? तो m इज इक्वल्स टू होता है -v अपॉन u। m कितना है? तो -2 और -v कितना है? कि सर 24, लेकिन वो माइनस के हैं, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने, अपॉन u पता नहीं, ठीक है। ओके, वेट 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 वेट, हमने थोड़ा सा गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ पर हमारा v -24 नहीं है, u है -24। हाँ, v हमारा पता नहीं, हमने किया ऐसे ही, और u हमारा -24, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 24 चला गया वहाँ पे, तो 24 टू ज़ा 48, 24 टू ज़ा हमारा कितना हो जाएगा? 24 टू ज़ा हो जाएगा 48 और ये माइनस वहाँ चला गया, माइनस का 48 इज इक्वल्स टू v। मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई? इमेज की डिस्टेंस आ गई -48। अब हमारे पास u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -24 है, इमेज की डिस्टेंस -48 है। तो इसको यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे निकलेगी? कि सर वो निकलेगी अपने लेंस फॉर्मूला, सर सॉरी लेंस से नहीं, किससे निकलेगी? वो निकलेगी हमारी मिरर फॉर्मूला से। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसकी हम लेंथ, मतलब फोकल लेंथ हम इजीली मिरर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/, ठीक है। इसका यूज करके हम इजीली फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v कितना है? इसका माइनस का 48, u कितना है? u है 1/, माइनस का 24, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है और जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ निकल आएगी। तो इसमें आपके लिए मैं छोटा सा टास्क छोड़ के जा रहा हूँ कि फोकल लेंथ निकाल कर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं जानता हूँ वो बहुत इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कैपेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें क्वेश्चन दोबारा समझा दो, डीपली समझा दो, हमें सॉल्व नहीं करना आ रहा, आप सॉल्व करके दिखा दो, तो आपको वो सॉल्व भी कर दिया जाएगा, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कहाँ आता है? सर जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सर रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब हमने पढ़ रखा है कि जब भी
कोई लाइट की रे किसी एक मीडियम से M1 किसी एक मीडियम M1 से किसी दूसरे मीडियम M2 में एंटर करती है। मतलब कि यहाँ M1 मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम M2 है, इसमें वो एंटर कर रही है। मतलब क्या हो रहा है कि सर रिफ्लेक्शन में था कि रिफ्लेक्शन में तो एक रे लाइट की रे आई, टकराई, वापस लौट गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन में लाइट की रे आई, टकराई और अंदर चली गई, मतलब आर-पार हो गई। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसको? जैसे ऐसी कंडीशन में रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट की रे आर-पार हो जाए, तो क्या बोलेंगे? उसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो जब रिफ्रैक्शन को हमने ये बोला कि जब कोई लाइट की रे किसी एक मीडियम से किसी एक मीडियम M1 से दूसरे मीडियम M2 में एंटर कर जाए, तो वो रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि जब लाइट की रे एक मीडियम मीडियम में जाएगी, तो वो थोड़ी-सी बेंड करेगी। क्या करेगी? कि सर वो लाइट रे बेंड करेगी, और जब वो बेंड करेगी तो कितना बेंड हुई, वो कितनी मुड़ी, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है कि हमारी लाइट रे मीडियम M1 से M2 में जब एंटर कर रही है तो कितना बेंड हो रही है, वही क्या है हमारी? कि सर वही हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलो फिर बढ़िया सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया था कि एक लाइट रे जो एयर से ग्लास में निकल रही, कहाँ से जा रही? कि सर एयर टू ग्लास। तो जब वो एयर टू ग्लास जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? जैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, ठीक है, मतलब 1.5 वो मुड़ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री दिया गया है, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि जो हमारा स्नेल्स लॉ है, क्या है? जैसे हम स्नेल्स लॉ जो पढ़ा था हमने, हम स्नेल्स लॉ को फॉलो करेंगे। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है, क्या बोलेगा? जैसे स्नेल्स लॉ बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत अच्छी। कुछ कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। साइन ऑफ एंगल आई और अपन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई इंसिडेंस कितना दिया गया है? जैसे साइन ऑफ एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया था 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन इंटू 30 डिग्री, कैसा? बिल्कुल साइन 30 डिग्री अपॉन क्या रिफ्रैक्शन दिया था? कैसा? नहीं, तो साइन आर हो गया इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 1.5, और हमें नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, साइन आर का इधर, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी दी गई है? जैसे साइन 30 की वैल्यू हमें दी 5, ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, तो कोई परेशान नहीं होना उसके लिए। साइन 30 में 0.5 दिया गया है, साइन आर नहीं दिया, लेकिन साइन आर वहाँ चला जाएगा 1.5 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो 1.5 इंटू साइन आर हो जाएगा 1.5 इंटू साइन आर, और जैसे ही ये 1.5 नीचे आएगा, जैसे ही ये 1.5 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? जैसे ही 1.5 नीचे आएगा तो हम देख पा रहे हैं कि 0.5 अपॉन 1.5 इक्वल साइन आर, और जब इसको हम कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से 0 गया, 5 वन जा 5 और 5 3 जा 15, मतलब 1/3 आ रहा है। जैसे 1/3 हमारा साइन आर आ जाएगा। साइन आर कितना आ गया? 1/3, और इसका एंगल बेटा कर लेना, थोड़ा याद दिमाग दिमाग में रखना, लगभग इसका एंगल 19.5 डिग्री निकला, हाँ, इट्स 19.5 डिग्री। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने के बाद हमें किसी एक एंगल को दे दिया जाए, चाहे वो एंगल इंसिडेंस का हो, चाहे वो एंगल रिफ्रैक्शन का हो, ऐसी कंडीशन में दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? कि दूसरे एंगल को निकालने के लिए हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ को फॉलो करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कि पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। मतलब एक व्यक्ति जो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फिर हम कहें कि 80 सेंटीमीटर तक वो क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो वो 80 सेंटीमीटर की दूरी तक अगर क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं उसका जो फार पॉइंट है, उसका जो फार पॉइंट है, दूर तक देखने की क्षमता कितनी है? जैसे वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन
कि उसके विजन का डिफेक्ट बताओ, तो भाई 80 सेंटीमीटर कोई ज्यादा दूरी थोड़ी ना है। अगर हम बात करें तो लगभग वो 2.5 फुट देख पा रहा है, तो 2.5 फुट क्या ही ज्यादा डिस्टेंस है। इसका मतलब कि वो ज्यादा दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता, क्योंकि भाई वो 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है, और 80 सेंटीमीटर अगर नॉर्मल फार पॉइंट है मतलब 80 से ज्यादा वो नहीं देख पा रहा। और 80 कितना है, किसी 2.5 फुट, और 2.5 फुट क्या ही ज्यादा है। तो इसका मतलब कि उसको दूर के ऑब्जेक्ट मतलब फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते, वो इजीली पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो डिफेक्ट बनता है वो क्या बनता है, मायोपिया का। क्या बनेगा, ऐसा ऐसी कंडीशन बनेगा मायोपिया, मतलब नियर साइटेडनेस। मतलब कि सर हम यहाँ पर पास का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाने के बाद हम जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस या फिर माइप। सेकंड क्या दिया था, कि सेकंड दिया है कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट सो द पर्सन कैन सी द डिस्टेंस। अब हमें ये बताओ कि मैं किस लेंस का इस्तेमाल करूँ, ये बात तो ये बताओ मुझे कि जो मैं लेंस इस्तेमाल करूंगा उस लेंस की पावर क्या होगी। दूसरा, वो लेंस कौन सा होगा जिससे मैं इस बीमारी को खत्म कर पाऊं और वो व्यक्ति किसी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। तो जब मैं बात कर रहा था कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें तो ये याद रखना है कि ऐसी कंडीशन में इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब लेकिन कॉनकेव लेंस भी कितना, तो भाई कॉनकेव लेंस हम कितना इस्तेमाल करें, उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पावर निकालनी पड़ेगी। तो कॉनकेव लेंस की पावर निकालने के लिए, कॉनकेव लेंस की पावर निकालने के लिए हमारे पास फोकल लेंथ का होना बहुत जरूरी है। इसका इस हमारे पास फोकल लेंथ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास फोकल लेंथ नहीं होगी तब तक हम इजीली उसका क्या कहें, तब तक इजीली उसकी हम पावर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि उसका जो इमेज का डिस्टेंस है, क्या दिया था कि वो 80 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख पा रहा है, मतलब 80 सेंटीमीटर पे कोई भी इमेज जो बन रही होगी वो क्लियरली देख लेगा कि सर हाँ उसको वो क्लियरली देख लेगा। तो हम कह दें कि v इज इक्वल्स टू 80, हाँ सर v इज इक्वल्स टू 80, लेकिन कॉनकेव है तो माइनस का 80। u कि सर u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, कि सर इनफाइनाइट पॉइंट मान लो कि कहीं भी डिस्टेंस हो सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 1/f इज इक्वल्स टू v माइनस 1/u, और v कितना है कि सब 1/ माइनस का 0.8, क्योंकि हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और माइनस 1/u को इनफाइनाइट पे लेंगे, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इसे 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में f इज इक्वल्स टू माइनस का 0.8 मीटर, माइनस का 0.8 मीटर। और जब पावर में कन्वर्ट करेंगे कि p इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, तो पावर आ जाएगी 1.25 डायप्टर। कितनी आ जाएगी, अच्छा 1.25 डायप्टर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को हमें लगातार कवर करते रहना है। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 75 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति का जो नियर पॉइंट है वो कैसा है, किसी व्यक्ति का नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल द पर्सन टू रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताओ कि अगर उस व्यक्ति का नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है, अगर उस व्यक्ति का नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है, तो हमें एक फोकल लेंथ निकालने को बोला है। कौन सा लेंथ इस्तेमाल करें कि वो सही हो जाए, और कौन सा लेंथ हम इस्तेमाल करें जिससे कि उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर तक रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सके, क्लियरली पढ़ सके। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम नियर पॉइंट की बात करेंगे तो नियर पॉइंट में क्या होता है कि सर जब भी हम नियर पॉइंट की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि एक लेंस होता है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव में क्या चल रहा था कि सर कॉनकेव लेंस को हम तब इस्तेमाल कर रहे थे जब हमें क्या करना था कि सर जब हमें एक ऐसी बीमारी को ठीक करना था जो बीमारी किसकी हो, मायोपिया की। मतलब कि सर मायोपिया मतलब वहां पर आ गया था कि मायोपिया मतलब हम देख रहे थे नियर साइटेडनेस। क्या हो रहा था कि सर मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, कि जहां पर हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते। अब ऐसी कंडीशन कब आती है कि जब हम दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है
इस कंडीशन में हम दूर का तो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन पास का क्लियरली नहीं देख पाते। अब हम बात करें कि वो क्या है? उसको हम बोलते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपी। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपी। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? जैसे हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में हम पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है? तो ये कंडीशन हमारी किसकी बन गई? सर ये कंडीशन हमारी बन गई हाइपरमेट्रोपिया की। इसकी सर ये हमारी बन गई हाइपरमेट्रोपिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमें ये तो समझ में आया कि हम किस कंडीशन की बात कर रहे हो, हमारी कंडीशन बन कौन सी रही है। ठीक है? आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो बेटा बात ये आती है कि जो हमारी कंडीशन ये बन रही है, उसमें नियर पॉइंट कितना है? नियर पॉइंट बेटा हमें दिया गया है 75 सेंटीमीटर। मतलब नियर पॉइंट हमें दिया गया है 75 सेंटीमीटर। लेकिन ऑन एवरेज एक व्यक्ति का नियर पॉइंट होना कितना चाहिए? ऑन एवरेज एक व्यक्ति का नियर पॉइंट कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है? हम मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट इनिशियल कितना होना चाहिए? कि सर इनिशियल होना चाहिए 25 और फाइनल कितना दे रहा है? कि फाइनल दे रहा है 75। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी को सॉल्व करके अभी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कितना? कि सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/u। हमने लेंस फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा आंखें हैं उसमें क्या होता है? आंखों में लेंस होता है, तो इसीलिए हम लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? तो 1/-75 माइनस 1/-25। ठीक है? इसके जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी 2/75। ठीक है? कितनी आ गई? कि हमारी फोकल लेंथ आ गई है 2/75। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये फोकल लेंथ कैसी है? सर 1/f में 2/75। इसको सॉल्व करो तो f इज इक्वल्स टू 75/2। तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू हमारी आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। कितनी? 37.5 सेंटीमीटर। अब बात करें तो 37.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.375 मीटर। लेकिन ये क्या है? ये फोकल लेंथ है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। क्या चाहिए? कि हमें पावर चाहिए। तो बेटा पावर निकालने के लिए P इज टू 1/f। तो P इज टू 1/f होता है तो क्या करेंगे कि 1/0.375। ठीक है, तो हमारी पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगी? पावर ऑफ लेंस आ जाएगी प्लस 2.67 डायप्टर। मैंने बताया था भी आपको कि जब कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे थे तो मायोपिया सही कर रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल इसका इस ऐसी कंडीशन में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 कि टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 12 ओम। दो रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस 6 ओम है, 12 ओम है, पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जिनकी बैटरी से वोल्टेज उन्हें 6 वोल्ट का मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पहला पॉइंट पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पैरेलल और सीरीज दो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/r से 1/r इक्वल्स टू 1/r1 1/r2 और 1/r3। लेकिन हम बात करें अगर सीरीज की, तो सीरीज में क्या होता है? तो सीरीज में हम सिंपली डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है, बढ़िया। लेकिन हमें किस में दिया गया है? तो हमें दिया गया है पैरेलल में। तो पहला कंडीशन हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या निकालेंगे कि 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। क्यों? क्योंकि ये हमारा R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान। तो 6 और 12 का जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? कि सर 12 मान लो, 12 आ गया और ये अपना 2 और ये अपना 1, तो अपना कितना आ जाएगा? फिर सर 3/12 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ गया? सर यहाँ से अपना रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/4। अब पलट देंगे r इक्वल्स टू 4 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या दिया है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो चलिए निकालते हैं।
करंट निकालने के लिए क्या होता है, अब बोला जाता है कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कैसा होता है, जैसे वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट चेंज होता रहता है। इसीलिए बोल रहा है कि हर एक रजिस्टर से करंट कितना निकलेगा, I1 इज इक्वल्स टू VR1। मान लेते हैं कि पहले रजिस्टर से निकलने वाला करंट I1, लेकिन वोल्टेज हमारा सेम, तो V हमारा फिक्स हो गया। I1 कितना है, जैसे I1 निकालना है तो I1 लिखा हमने इज इक्वल्स टू V कितना है, जैसे V हमारा तो 6 है तो लिख दो 6, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जैसे अब बोल रहा है हमें R1। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 6, थोड़ा बेटा यहाँ पर थोड़ा सी गलती हो गई है, उसको ध्यान देना। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 होता है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R1, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू 6 हमारा वोल्ट हो गया, अपॉन R1 कितना है 6, तो 6 से 6 कट गया 1, मतलब I1 करंट कितना आ रहा है, कि पहले रजिस्टर में करंट आ रहा है 1 एम्पियर, कितना आ रहा है 1 एम्पियर। I2 निकालो, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, V अपॉन R2, V कितना है 6, R2 कितना है 12, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, मतलब 0.5 एम्पियर आ रहा है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब बात करें, थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, पूरी बैटरी से टोटल करंट कितना निकला। तो अगर हम बात करें पहले I1 में कितना निकला था, I1 में निकला था हमारे पास अपने 1 एम्पियर, I2 निकला था हमारे पास 0.5 एम्पियर। तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंट करंट आया, फिर टोटल जो करंट आया वो कितना आया, जैसे I1 प्लस I2 दैट इज 1 प्लस 0.5, मतलब 1.5 एम्पियर टोटल करंट हमने यहाँ पर पूरी सर्किट में देखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है क्या वो भी करंट के ऊपर ही होगा, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन भी करंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो 4 एम्पियर का करंट इस्तेमाल कर रही है, अगर वो 220 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्टेड है, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो 4 वोल्ट का करंट सप्लाई करंट ले रही है, और कनेक्ट किससे, वो कनेक्ट है 220 वोल्ट वोल्ट पोटेंशियल से। पहला क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन। तो रेजिस्टेंस के लिए हम जानते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, कि जब भी करंट की बात हो, पोटेंशियल की बात हो, रेजिस्टेंस की बात हो, ऐसी कंडीशन में इन तीनों का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या बनता है, कि सर V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, कोई बात नहीं। V इज इक्वल्स टू आई आर तो बनता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे तो भाई R पूछा गया है ना, रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या निकलेगा, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V कितना है 220, आई कितना है 4 एम्पियर, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, तो हमारा क्या निकल गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 55 ओम। चलिए बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन हमने पहले पॉइंट कर पकड़ लिया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट, अब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो भाई हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट बनेगी, करंट इंक्रीज होगा तो हीट बनेगी, या फिर लॉन्ग टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएं तो हीट बनेगी। मतलब हीट का जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, वो रेजिस्टेंस पर, वो करंट पर, वो टाइम पर, और इवन वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कैसा ले रहे हैं, अपने कंडक्टर ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं या इंसुलेटर ले रहे हैं। हम जैसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वैसे ही वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। तो चलिए निकालते हैं कि हीट कितनी निकलेगी। तो भाई हीट को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कि हीट का फॉर्मूला बनता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर मतलब हमारा करंट का स्क्वायर, आर फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टाइम। करंट कितना ले रहे हैं, जैसे करंट हमने अभी निकाला 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, तो रेजिस्टेंस हमने निकाला 55, तो 55 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 मिनट। टाइम कितना दे रहे हैं, जैसे टाइम हमें दे रहे हैं 5 मिनट का, लेकिन भाई सेकंड में चलता है टाइम, तो इसमें चलता है, जैसे टाइम चलता है सेकंड में, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हुए, तो हम जानते हैं 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 5 6 30, मतलब टोटल 300 सेकंड यहाँ कवर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 55 और इंटू 300, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको हीट जितनी भी निकले उतनी हीट का आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपके आंसर्स का वेट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बोल रहे हैं कि एक कॉपर वायर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, अगर उसकी लेंथ को हम डबल कर दें, रेडियस को आधा कर दें, तो ऐसी कंडीशन में नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस
लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, और वो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब हमारा जो वायर है वो वायर कितना मोटा है, उसकी वायर की मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि सर हमें लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्या बोलता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ठीक है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ मतलब सॉरी हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको चलो अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। बोला गया है कि लेंथ को डबल किया जाए। अगर लेंथ को डबल करेंगे मतलब एल को हम कर दें 2L, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और जितनी ज्यादा हम लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। हमने लेंथ को डबल किया और रेडियस को आधा किया। तो हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हुआ। हमने रेडियस को आधा किया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने आधा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कंबाइंड फॉर्म में सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से अच्छे से। तो हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R हमारा दिया है 5, रो छोड़ते हैं यहीं पे, एल हमें कितना दे रहा है, जैसा एल हमें यहाँ पे दे रहा है कितना, जैसा एल तो डबल हो गया और रेडियस हमारी आधी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, जैसा ऐसी कंडीशन में लेंथ हमारी डबल हो गई, और अगर हम बात करें रेडियस, और रेडियस हमारी कैसी हो गई, रेडियस हमारी हो गई आधी। तो भाई रेडियस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात चल रही थी ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, जैसे एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। अब भाई वो तो आधा हो गया रेडियस, तो रेडियस जब आर से r/2 हो जाएगी तो आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर जो हमारा एरिया का फॉर्मूला था उसमें जब आर से r/2 हुई रेडियस, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 बन गया। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, इस नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो चलिए जब ये कंडीशन बनी तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि 4 तो भाई चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ये 4 ऊपर गया 2 के पास, तो 4 2 जा 8, कितना बन गया, जैसा 4 2 जा 8। तो पाई सॉरी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं कि बिल्कुल, तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू आर। तो जब ये पूरा किसके बराबर था, कि सर ये पूरा आर के बराबर था। अगर इसको हम आर लिख देते हैं और आर मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, कि सर ऐसी कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस 8 गुना हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस को हम 8 गुना इंक्रीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई टोटल 8 टाइम्स। तो हमें ये देखना है कि जैसे जैसे हमने लेंथ को डबल किया, और लेंथ को डबल करने के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने जैसे ही आधा किया, तो लेंथ को डबल करने और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा करने पर पूरी हमारी रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो ए था उस ए को जो हमने एरिया माना था वही एरिया हमारा क्या बन गया था। अब वो एरिया था किसका, एरिया था वायर का, और एरिया जब वायर का था तो वायर होता सर्कल के फॉर्म में, क्या निकल आएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसीलिए हमने इसको पाई आर स्क्वायर में आर को जब हमने आधा किया तो आर से क्या बन गया, जैसे आर को आधा करने पर आर से बन गया r/2, तो आर स्क्वायर का हो गया आर स्क्वायर बाई 4। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया,
रेजिस्टेंस हो गया 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट with 100 watt power to calculate the current flowing through the bulb। अब करंट निकालना है। क्या निकालना है कि सर हमें करंट निकालने को बोला गया है। चलिए बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पावर कितनी दी जाती है कि सर पावर हमें दी गई है, कहाँ गया सर, चले पावर हमें दी गई है 100 वॉट, वोल्ट हमें दिया गया है 220, करंट पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, P इज इक्वल्स टू वी इंटू वाई पावर का फॉर्मूला होता है। पावर दी गई है, वोल्ट दिया गया है, करंट निकालना है तो पावर 100 वोल्ट 220 इंटू आई, 220 नीचे आ जाएगा तो 100 अपॉन 220 इक्वल्स टू आई। एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पर हमारे करंट आई इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो कितना बन जाएगा, इसका करंट आई इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.45 एम्पियर। ठीक है, आगे क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। अब भाई रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब भाई वी हमें पता ही है 220 वोल्ट दिया गया है, आई हमने निकाल ही लिया है तो आर तो आप इजीली निकाल ही लोगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको फिनिश करना ना भूलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 10 मिनट्स। किसी भी कंडक्टर से जो करंट है तो 2 एम्पियर अगले 10 मिनट तक फ्लो कर रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओम। अगर रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस सॉरी अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो हीट कितनी निकली ये बताओ भाई। चलो भाई हीट निकालनी है ना, हीट निकालने के लिए क्या होता है, जैसा हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। आई हमें दिया गया है कितना 2 एम्पियर, आर हमें दिया गया है 5 ओम और टाइम टी 10 मिनट दिया गया है। तो इन 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू सेकेंड में टाइम लेते हैं, आप मिनट में डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर देना। आई स्क्वायर आई आर टी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, क्या है, सॉरी 12 नहीं 10 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द पावर। पावर निकालनी है भाई, पावर के लिए तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, लेकिन यहाँ तो आई दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, आर दिया है, हम आर और V का रिलेशन जानते हैं। आर इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। क्या होता है, जैसे V अपॉन आई, कोई बात नहीं, हम इससे आई निकाल लेंगे। आर हमें दिया गया 10, V दिया है 220 अपॉन आई, आई ऊपर चला गया तो आई इज इक्वल टू 220 अपॉन 10, आई हमारा आ गया टोटल 22 एम, आ गया 22। अब हम निकाल लेंगे पावर यहाँ से, तो P इज इक्वल टू वोल्टेज 220, करंट हमारा 22 एम्पियर। तो पावर यहाँ पर जो भी आपका कैलकुलेशन आएगी वो आप यहाँ पे लिख लेना, आपकी यहाँ पावर निकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट्स। अब ये बताओ 30 मिनट में कितनी एनर्जी इस्तेमाल की गई। तो भाई 30 मिनट में जो एनर्जी इस्तेमाल की गई है उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। क्या चाहिए, ऐसा पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब पावर कितना है, ऐसा पावर हमें दिया गया है, जो हम यहाँ से निकाल लेंगे वो हमें पावर पुट कर देंगे। टाइम हमें कितना दिया गया है, इसका टाइम दिया है 30 मिनट, और मिनट में तो हम लेते ही नहीं, हम लेते सेकंड्स में। 30 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 1800 सेकंड्स। कितना हो जाएगा 1800 सेकंड्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए पावर आप निकालोगे यहाँ से, वो पावर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 सेकंड से, और यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं आगे।
Then it moves with uniform speed for 20 seconds and finally crosses. Calculate the total distance. अच्छा सॉरी, गलती से शायद ये क्वेश्चन आपके में डल गया है, इस पर ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती हैं कभी-कभी गलतियाँ, हम सब भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ओके, वेलोसिटी, हाइट, माफ़ी चाहते हैं बच्चों, आपके साथ थोड़ी-सी यहाँ पे गलती हो गई है। ये क्वेश्चंस 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल आए, इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। हमने जो अभी तक 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उन्हीं 12 क्वेश्चंस तक हमें रहना है, इन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? हमारा क्वेश्चंस का टारगेट कहाँ तक था? क्वेश्चंस का टारगेट तो भई 15 का लेके आए थे कि आज हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। अगली सीरीज़ जो आपकी आएगी कल, उस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि 15 के 18 कर दें और आपके इन 3 क्वेश्चन की भरपाई हम वहाँ पर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। और इन द केस अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, जो आपको दोबारा समझना हो, ऐसी कंडीशन में उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, "सर ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दीजिए।" उसके लिए आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा और आप वहाँ पर ईज़िली देख सकते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए फाइट वीकेंड।